अस्सलाम वालेकुम यानी मदद, कैसे हैं? आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के बारे में कि अगर आप ये वीडियो को मिस करेंगे तो वाकई बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे उनके बारे में जो आज तक आप नहीं जानते। तो लिहाजा इस वीडियो को बड़े ध्यान से गौर से देखें भी और अपने चाहने वालों के लिए इसको शेयर भी करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम बात करेंगे अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार की ज़ाहिरियत पर। ज़ाहिरियत क्या है, ये क्या होती है, ये क्या टर्म है? बेसिकली अहले बैत मोस्टली तकरीबन आप कह लें कि 99% अहले बैत जो हैं जब वो शहीद हुए या वो इस दुनिया फ़ानी से गए तो कुदरती तौर पर, तो उसके बाद वो बहुत सारे मिट्टी तले तो चले गए मगर वो बहुत सारे लोगों के जहनों से भी आहिस्ता आहिस्ता हट गए। उस ज़माने के उतार चढ़ाव और हर चीज़ से वो बहुत दूर चले गए और रहे तो वो वहीं, कोई ना कोई उनकी कब्र मुबारक की हिफाजत के लिए भी मुकर्रर रहा। बहुत सी कब्र मुबारक पर इंसान मामूर रहे और मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ ख़ानदान जो है वो एक के बाद एक आता गया और वो अपनी खिदमत देता रहा और बहुत सारी ज़ियारतें जो हैं वो इसी तरह आज के दिन तक हमारे तक पहुंची। और कुछ ज़ियारतें जो हैं वो जिन्नात के असर में चली गई, वहाँ जिन्नात ने रखवाली की, देखभाल की और वो आज भी कब्रें हमारे लिए यहाँ पे इस दुनिया में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में, इवन पाकिस्तान में भी। तो इस तरह अहले बैत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ने महफूज रखा। क्यों रखा? ताकि आज का इंसान इन्हें जाने और अपना किबला दुरुस्त करे और अपनी उन सोचों के महवर जो बदलते जा रहे हैं नए निज़ाम के तहत उसको ठीक कर सके, अपनी लाइफ को दोबारा से उस तरह ऑर्गेनाइज कर सके जिस तरह कहा गया है ज़िंदगी गुजारने का इस्लाम में, कुरान में, और जिस तरह हमारे पैगंबर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुजार के दिखाया और फिर उसके पीछे बहुत से सहाबा ने और फिर अहले बैत ने वो तमाम तरीके अडॉप्ट किए और उनकी ज़िंदगियों में, उनकी आल में, उनके ख़वातीन में यानी कि बीबियों में वो सब चीज़ें नज़र आना शुरू हुई और उनको देखा देखी आम इंसान भी उस तरफ राग़िब हुआ और वो क्वालिटीज़ और वो चीज़ों को कॉपी करता करता वो उनके खून में रच बस गई और वो अपनी नस्लों को संवार सके उनके पैरोकार बनकर या उनको फॉलो कर कर। फिर वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चलते गए, यानी कि वो एक कब्र मुबारक की कोई हिफाजत करे ख़ानदान, तो वो बाप कर रहा है तो आगे उसका बेटा आ जाएगा या भाई आ जाएगा, फिर बेटा आ जाएगा, फिर बेटा आ जाएगा। इस तरह नस्लें पूरी जो है वो हिफाजत में लगी रहीं। और इसी तरह जब ज़ाहिरियत का टाइम आता है किसी भी अहले बैत की ज़ियारत का यानी कब्र मुबारक का, कि अब उसे खुदा की तरफ से जो है वो सब कुछ मिला जो वो आम पब्लिक को, आम लोगों को अपनी उस वजूद की वजह से जो वो ज़ाहिरी तौर पे कब्र की फॉर्म में मौजूद है उससे वो अयां करे, लोगों के मसाइल को दूर कर सके और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। जब हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे तो उस ज़माने में भी ये सिस्टम नहीं था, मगर ये सिस्टम उस ज़माने में ख़ुद क्रिएट करते चले गए मौला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ आल जो थी वो पहले ही हजूर के हयाती में ही उन्होंने मुख्तलिफ़ सहाबा को पहले फैलाया जहाँ जहाँ भेजना था, इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आपको सहाबा मिलते हैं और इसी तरह आपको जो है मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में आपको अहले बैत मिलते हैं। और देखा जाए तो थिक रीजन आपको पाकिस्तान और इंडिया काफ़ी हद तक और ईरान इमाम ज़ादों के साथ भरा हुआ है और ज़ादियों के साथ, इसी तरह इराक़ है, शाम है और कुछ हिस्सा आप लिबान ले लें और कुछ हिस्सा आप मिस्र ले लें और कुछ हिस्सा आप तुर्की साइड में ले लें, जॉर्जिया और आर्मीनिया, बाकू, इसी तरह बुखारा और आप अफ़गानिस्तान, और इसी तरह आप करते करते पाकिस्तान और कुछ बांग्लादेश और ईरान, चाइना में भी आपको मिलेंगे एक साहबी रसूल। तो ये क्या था
उस वक्त फैलाना शुरू किया। इसी तरह जब इमाम हसन की आल हुई और जब वो बड़ी होना शुरू हुई तो उन्हें भी कई जगहों पे भेज दिया गया। फिर वो जब शहीद हुए तो उनके बाद उनकी बहुत सी इमाम हसन की आल को ख़ास मकसद के तौर पे कहीं ना कहीं भेज दिया जाता था। तो इस तरह अहले बैत फैलते चले गए। मौला अली ने यहाँ सिंध में और मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में उन्होंने जो है वो जब घूमे या वहाँ के विज़िट किए तो उन्होंने अपनी PR बनाई और उसी PR को अहले बैत ने यूज़ करते हुए मुख्तलिफ दुनिया के ख़ित्तों में, ख़ास तौर पे साउथ एशिया यानी कि एशिया में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। और जैसे जैसे वो शहीद होते गए आप वो गैबियत में जाते रहे और फिर एक वक्त आया कि बहुत सारे इमामज़ादे अचानक या आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाहिर होने लगे। मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च की है और जितना मैंने इनके बारे में जाना है, काफ़ी अरसे में आतो में यहाँ बचपन से रहा हूँ और बहुत सारी बातें जानता हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम लोग शायद आज के नहीं जानते वो भी पता है। मेरे हिसाब से ये मेरी अपनी रिसर्च है, अपना मेरा तरीका है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी यहाँ पे रूपोशी के लिए आए और यहाँ पे उन्होंने रूपोशी इख्तियार की। उनके साथ कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, चंद लोग थे और वो चंद लोग उनके बहुत करीबी थे। और हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ आप लोगों के कि जब भी कोई अहले बैत मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसके साथ कुछ ना कुछ नॉन सैयद भी होते हैं और सादात भी होते हैं, क्योंकि ये एक सिलसिला होता है कि जो मेन बंदा होता है उसको सेव करना होता है और कुछ को सामने रखना पड़ता है। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी तकरीबन 136-37 हिजरी में मेरे हिसाब से यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जब यहाँ पे आए तो इनके फादर ने ज़ाहिर है यहाँ पहले से जो कुछ ताल्लुकात बनाए हुए थे, तो वो जब यहाँ आए तो बाज़ रवायात में लिखा है कि तकरीबन 400 अफराद, बाद में 250 अफराद, और ये सारे जो थे वो ज़ैदी थे, जमात से ताल्लुक़ रखते थे जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और यहाँ का जो उस वक्त का अब्बासी गवर्नर था वो उमर बिन हफ्स था और वो यहाँ गवर्नरी करता था। जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जब इधर आए और उन्होंने अपने आने का मकसद बताया तो उन्होंने खातिर तवाज़ा की। ये उस वक्त लिखा हुआ है, यानी कि तारीख़ी किताबों में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस में आनी चाहिए या देखनी चाहिए, वो ये है कि इतनी बड़ी जमात के साथ मूव करना आसान नहीं होता किसी जगह। जब आप किसी जगह से गुज़रते हैं या किसी जगह पे काम करते हैं तो ऑलरेडी आप लोगों की जो है वो नज़रों में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो है वो चंद साथियों के साथ तो समझ में आता है। और मैं इतना बड़ा तारीख़ दान तो हूँ नहीं, ना इतना बड़ा हिस्टोरियन हूँ, ना मैं आमिल हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने इस रिसर्च तो नहीं की, ना मैं आमिल टाइप हूँ जो मैं हर चीज़ आपको बेहतर बता सकूँ। जितनी मैंने रिसर्च की मैं उसके हिसाब से आपको जो बता रहा हूँ कि जब अब्दुल्ला शाह गाज़ी इधर चंद साथियों के साथ आए और यहाँ का जो गवर्नर से मिले तो उन्होंने उनको जो है जो भी प्रोटोकॉल देना था और जो भी खिदमत करनी थी वो की। अब ज़ाहिर है वो रूपोशी में आए थे और वहाँ पे पीछे जो है उनके फादर को, उनके ख़ानदान को ढूंढा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, शहीद किया जा रहा था या अजियत दी जा रही थी या कैद-ओ-बंद की हालत में रखा जा रहा था। तो उस वक्त वो इतने बड़ा लश्कर लेके तो नहीं चल सकते। और जब एक जगह से इतने सारे लोग जो हैं वो एकदम स्केप होंगे और जिस तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है
आम ज़बान में हर किसी को पता लग जाता था। तो जब यहाँ उमर बिन हफ्स जो है वो उसने यहाँ पे रखा, और जब उसने रखा तो यहाँ से जब मुखबरी हुई और अल मंसूर को जाके पता लगा कि नफ्स ज़िक्रिया के एक बेटे जो है वो वहाँ पर भी जो है वो फ़लाने गवर्नर जो है यानी कि उमर बिन हफ्स जो है उसके पास मौजूद है, तो उसने क्या किया कि उसने जो है वो हशाम बिन उमर को जो है वो भेजा कि जाओ तुम जो हो सिंध की यानी कि पुराने हिंद की तरफ सफ़र करो और इस मामले को जो है वो ख़त्म करो, और जो मेरे ख़िलाफ़ वहाँ एक खिचड़ी पक रही है या एक साजिश हो रही है उस साजिश को जो है वो कला को कर सकें। अब ये बात काफ़ी पुरानी है। क्यों पुरानी कह रहा हूँ? नफ्स ज़करिया जो है वो 141 हिजरी में जो है वो शहीद कर दिए जाते हैं, और उसके दरमियान तकरीबन 6 साल का फ़र्क है। उस 6 साल के अरसे में उस ज़माने में अब्दुल्ला कामिल के 2 बेटे नफ्स ज़करिया और इब्राहीम ये बहुत एक्टिव थे, तो वो चाहता था कि इन दोनों को जो है वो ढूंढ के और इनकी आल को जो है जहाँ तक जो इमामत का जो है वो इजहार कर सकते हैं या दावा कर सकते हैं उन्हें वो शहीद कर दें या जान से मार दें। तो इस सिलसिले में आप देखें तो 6 साल का टाइम पीरियड है नफ्स ज़करिया की शहादत और अब्दुल्ला शाह गाजी की शहादत के दरमियान। तो जब हशाम बिन उमर को ये सौंपा जाता है एक मुखबरी की शक्ल में, जब उसे पता लगता है अल मंसूर को, तो इस तरफ जो है वो जब वो रुख करता है तो तारीख़ कहती है जो तारीख़ी किताबों में वो कि सिंध के किसी इलाके में जो है हशाम के भाई की फ़ौज का और अब्दुल्ला शाह गाजी और उनके साथियों का सामना होता है, और उस सामने की शक्ल में जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के सर पे जो है वो तलवार की जो बैक साइड होती है कोई सिपाही सर पे मारता है और वो वहीं पे शहीद कर दिए जाते हैं। और जब ये बात यहाँ तक पहुँचती है और उस गवर्नर तक पहुँचती है यानी कि हशाम तक पहुँचती है, तो वो जो है अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार के जो है वो सर को लेके जाना चाहते हैं मंसूर के पास कि ये दिखा सकें कि हमने इनको शहीद कर दिया, तो वो जाने नहीं देता और रफ़ा दफ़ा मामले को या करके या किसी तरह वो जो है वो बचा लेता है अब्दुल्ला शाह गाजी को, जो तारीख़ में लिखा हुआ है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस बारे में। अब कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ जो मेरी रिसर्च में मेरे सामने आए, और ये मेरी ख़ुद साख्ता स्टोरी आप कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि मैं फैक्ट्स वो बताऊंगा उस फैक्ट्स की बेस पर जो है आपको पता लगेगा कि उस ज़माने में हालात क्या थे। जब वो यहाँ पर आए तो उमर बिन हफ्स यहाँ का रूलर था, यानी कि अब्बासी गवर्नर के तौर पे या आमिल के तौर पे काम कर रहा था। तो जब यहाँ पर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हुआ और उन्हें पता था कि कुछ लोग उन्हें ढूंढने आ सकते हैं, क्योंकि अब्बासीज़ जो थे उन्हें उस दौर में बड़े मसले दरपेश थे। वो क्या मसले थे कुछ मैं आपकी गोशा नशीन करता हूँ। सबसे पहले रूमी, उनका डर कि वो ना आके हमला कर दें। फिर कुछ तुर्क लोग थे, उनके सिलसिले में यहाँ कुछ था। फिर कुछ अरब कबाइल ऐसे थे जो उनको नहीं मानते थे और वो सादात के हामी थे, वो लोगों का भी डर था। फिर ये ख़ुद सादात यानी कि फ़ातिमी सादात और अलवी सादात से उनको मसले थे, क्योंकि जो मौला हुसैन की लड़ी में से इमाम आ रहे थे और उनकी आल आ रही थी, उन्होंने अपने आप को जो है वो खामोशी में ले गए थे और किसी सियासत और किसी ऐसी सोशल एक्टिविटी में जो है वो नज़र नहीं आते थे, ना हिस्सा लेते थे, ना वो चाहत रखते थे कि ये सब कुछ करें। बट उसके अगेंस्ट जो फ़ातिमी सादात थे उन्होंने इस बात को अपने ज़ाहिर जो एक इनहेरेंट हो रहा है और एक बेटे के बाद दूसरा बेटा फिर तीसरा बेटा, तो उन्होंने जो है वो ज़ाहिर सामने अपने आप को किया। और इसी से पहले जो थे वो इमामज़ादा ज़ैद यानी कि इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के भाई और इमाम सज्जाद के बेटे, उन्होंने भी जो है वो अपने अलम बुलंद किया था कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो जुल्म बहुत कर रहे थे सादात पे। उनको कमाने नहीं दिया जाता था, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, उन पे पाबंदियाँ लगा दी जाती थी। वो आम खुला अपने जो है वो घूम नहीं सकते थे,
तिजारत नहीं कर सकते थे और बहुत सारी इस तरह की जो है वो पाबंदियाँ यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखते थे उन्हें कि यहाँ से कोई इनकी तरफ से जो है कोई ऐसी बगावत या कोई ऐसा सिलसिला ना शुरू हो जाए जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम दे। बट इस तरफ जो फातमीद थे ये डर उस वक्त लग गया था उन्हें मोहम्मद नफ्स ज़करिया और उनकी आल से कि ये दावेदार जो हमारे सामने क्रिएट हुए हैं और ये जब आ गए तो लोगों ने जो है वो ज़ाहिर उस ज़माने में बहुत से लोग सुनते थे उस बात को और जो उन्होंने तकलीद करने का इनका बोला था और फिर बाद में मुकर गए थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों को याद थी। तो इसलिए जो थे वो जहाँ जहाँ नफ्स ज़करिया की आल थी उसको वो अप्रोच करने लगे और अप्रोच करते करते वो बहुत सारी जगहों पे छापे मारने लगे, बहुत सारी जगहों पे ढूंढने लगे, लोगों को पैसे देने लगे, मुखबर भेजने लगे और हर जो जिनकी हुकूमत थी यहाँ जहाँ पे पता भी लग जाता था कि है वहाँ कोई ना कोई अपना नुमाइंदा भेजते थे और फिर वहाँ जो वहाँ का राजा होता था, बादशाह होता था या खलीफा होता था उसे बोलते थे। जब वो नहीं मानता था तो पैसे की ऑफ़र करते थे। यहाँ मुख्तलिफ़ तरीके वो अख्तियार करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इनके ख़ानदान के जो अफराद सामने नज़र आ रहे हैं उन्हें शहीद कर दें। तो ये कहानी भी एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ जो है वो दूसरे मसले में भी थे अब्बासीज़ और अपनी हुकूमत भी इस्टेब्लिश करते जा रहे थे और अपना हुकूमत का रकबा भी जो है वो वसी करते जा रहे थे। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो रूपोशी की हालत में आए और फिर यहाँ पे जब सिंध में ज़ाहिर है वो गवर्नर जब मोहम्मद बिन कासिम और फिर आगे पूरे उसके सिस्टम चला और फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नर चेंज होते रहे और मुसलमान आगे से आगे बढ़ते रहे, तो उसने जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी को उमर बिन हफ्स ने जो है वो कराची की तरफ भेजा। उस वक्त ये कराची एक मछेरों की बस्ती थी जो कई हज़ार साल पुरानी है। कहा जाता है तकरीबन कुछ लोग 50,000 कहते हैं, कुछ 5,000 कहते हैं। बहरहाल काफ़ी पुरानी थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप अगर गडाब की साइड पे जाएं तो आपको कुछ गार मिलेंगे और ऐसी लैंग्वेजेस मिलेंगी वहाँ लिखी हुई कि आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ बहुत 100 साल पहले यानी कि हज़ारों साल पहले भी यहाँ लोग रहते थे गारों में। तो यहाँ ऐसे ही ये बस्ती थी। ज़ाहिर है अब कराची उस वक्त जो मौजूदा कराची है इसको ना तसव्वुर करें, आप ये तसव्वुर करें कि उस वक्त ये एक जजीरा था। अब्दुल्ला शाह गाज़ी जिस चोटी पे जिस पहाड़ पर है ये एक जजीरा था, यानी कि छोटा सा पहाड़ था काफ़ी कुशादा और यहाँ पर कश्ती के थ्रू आया जाता था और आम नहीं था। और यहाँ पे उस ज़माने में एक पुराना मंदिर भी था। उस वक्त वो कितना एक्टिव था ये तो मैं मालूमात नहीं निकाल सका, मगर बिल्कुल करीब में अगर देखे जाए मेरे लेफ़्ट साइड पे जहाँ बैरिया आइकॉन ये बन रहा है, इसी के पीछे जो है एक गार है जो कई मंजिलों नीचे है और इस मंदिर का जो नाम है वो महादेव मंदिर है, जो तकरीबन यहाँ पर जो है वो 500 साल पुराना शिवलिंग भी पड़ा हुआ है और कुछ मूर्तियाँ भी हैं और कुछ 10-15 साल पहले भी इंडिया से मंगवा के यहाँ अपडेट किया गया। वहाँ पे भी ऑलरेडी एक चश्मा मौजूद है और वहाँ पे भी इबादत होती है। तो बात समझ में आती है कि जब ये एक मछेरे की बस्ती थी और ये जो है वो एक पहाड़ था और हिंदू मज़हब के लोग जो हैं वो यहाँ पर आते थे और अपनी इबादत करते थे, तो उसने ज़ाहिर एक गवर्नर जब होता है तो वो मुख्तलिफ़ ताल्लुकात रखता है। तो यहाँ की जब मैंने हिस्ट्री कराची की निकाली और देखा तो यहाँ पे कराची में ज़्यादातर जो है वो हिंदू मज़हब के जो लोग हैं, जितनी मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से तकरीबन 500-450 साल पहले तो कराची के हार्बर बनी, पोर्ट बना। उससे पहले कोई प्रॉपर पोर्ट नहीं थी, क्योंकि ये एक समझ लो छोटे छोटे जजीरों पे मुश्तमिल था और बिल्कुल साथ ही सिंध लग जाता है, यानी कि आप समझ लें कि हैदराबाद या कुछ और पहले थोड़ा सा कर लें। तो ये जो पुरानी मैंने कहानी जितनी देखी है पढ़ी है, तो ये जो पहाड़ था जिस पे मौजूदा अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, ये उस वक्त समंदर के इसके चारों तरफ था, यानी कि यहाँ पे कश्ती पे हिंदूज़ आते थे अपनी इबादत के लिए। और यहाँ पर जो मेरी जो तहकीक है उसके हिसाब उमर बिन हफ्स जो है उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला शाह गाज़ी को जो है वो कराची की तरफ भेजा। और जब कराची की तरफ भेजा तो यहाँ उस वक्त जो मछेरे थे या बस्तियाँ रहती थी, आबादियाँ थी,
वो अपने जो मछली पकड़ के गुजारा करते थे, उन्होंने जो है वो यहाँ का जो मुतवल्ली था उस वक्त का, उसके पास भेजा। उसने जो है इन्हें कश्ती के थ्रू जो है और चंद साथियों के थ्रू जो है वो यहाँ पर इस टीले पे छोड़ दिया। ये मैं टीले ही कहूँगा। उस वक्त एक समंदर के दरमियान एक पहाड़ है और उस पहाड़ी पे छोड़ दिया जहाँ आम लोग आ नहीं सकते, और जो आएंगे वो भी हिंदुइज़्म से रिलेटेड लोग होंगे। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी जब इस पहाड़ पे मुकीम हुए, फिर क्या होना था, इस पहाड़ पर ज़ाहिर खाने पीने की चीज़ें तो नहीं थी, तो वहाँ से कोई बंदा आ जाता था तो कुछ ले आता था या जो उनकी होती थी। और यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने, ये टॉप था, इसके साइड पे जो है पहाड़ के, जब हम पीछे जाएंगे चश्मे की तरफ, तो उस जगह पे जो है कुछ गार नुमा चीज़ थी। तो उस गार में जो है वो इबादत करने लगे। जब इबादत करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस इबादत के दरमियान उन्होंने वो अपने सारे सिस्टम ऑन किए, जो एक अहले बैत को गिफ्ट भी होता था और उनकी गुट्टी में डाल भी दिया जाता था, और उन्हें बचपन में ही जो है उस चीज़ की तरबियत दे दी जाती थी। तो जब उन्होंने अपना सिस्टम यहाँ ऑन किया और अपने आप को जो है अपने परवरदिगार और अपने अहले बैत के लिए हाजिर किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ दिन गुजारे और रातें गुजारी और अपने मुख्तलिफ एक्सपीरियंस किए। आम ज़बान में हम इसको कहते हैं इबादत और रियाजत की। तो तब कहीं जाके जो है वो एक चश्मा पानी का जो है वो ज़ाहिर हुआ। अब एक चश्मा पहाड़ के इस तरफ है, यानी कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार यहाँ पर है, और एक चश्मा जो है वो एक मंदिर में भी है। अब उस ज़माने में ज़ाहिर है किसी ने आपको पनाह दी हुई हो और आपको रूपोशी करवाई हो, तो आप उसकी जो भी इबादत होती है, इबादत की जगह होती है, उसका भी एहतराम करते हैं। तो मैंने देखा है अहले बैत को किसी भी गैर जो मुस्लिम्स हैं उनसे कोई जो है मसला नहीं था। अहले बैत ने हमेशा उनकी भी वैसी खिदमत की, वैसे ही उनकी फ़रियादें सुनी और सुन रहे हैं जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी की सुनी और हर किसी के लिए वो हाजिर रहे। इसी तरह यहाँ पे भी अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने ये सब जो है वो हुआ उनके साथ मामलात, और उन्होंने अपना एक मुकाम जो था अल्लाह के यहाँ और अपने जद के यहाँ जो है वो एक एक्टिव मुकाम बना लिया। एक्टिव मुकाम यानी कि अपने आप को पहचान दिलवा ली। और जब ये सीन हुआ तो उसके बाद अब मैं आगे स्टोरी जोड़ता हूँ कि हश्शाम को भी शायद उस ज़माने में नहीं पता था, या पता होगा तो किताबों में कहीं नहीं मिला मुझे। अब यहाँ कुछ बात जो है वो इस तरह मैं आपको बताऊँ कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का जब वक्त करीब आया शहादत का, हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जो है वो उन्होंने शहर की तरफ या बस्ती की तरफ रुख किया यहाँ से, और वहाँ पर उस ज़माने में जो है वो हुकूमत चेंज हो गई थी। हश्शाम को भी पता था कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी यहाँ पे जो है वो रूपोशी की हालत में मौजूद हैं, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी कभी कभार जो है वो अपने मद्दाहों से मिलने, अपने लोगों से, अपने और जो साथी थे उनके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो थे वो इर्द गिर्द में चले जाया करते थे, कभी मुलाकात के लिए, कभी जो है आप कह लें कि दावत पर, या इस तरह जो है बाज़ किताबों में लिखा है शिकार पर भी। तो उसी दौरान हश्शाम के भाई ने एक लश्कर तैयार किया और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के ताक़ुब करते हुए उन्हें जो है वो शहीद किया। और जब वहाँ के आए हुए कुछ जो सिपाही थे अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के सर मुबारक को लेके जाने लगे, तो हश्शाम ने वहाँ पे इनिशिएट लिया और इस बात को जो है वो कंट्रोल किया, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी को जो है वो इस जगह पे, जो मौजूदा जगह है यहाँ पे, उनको मफहूम कर दिया गया। वल्लाह आलम बाद में हश्शाम के साथ क्या हुआ और खलीफा मंसूर ने क्या किया, मेन जो मुद्दा था अब्दुल्ला शाह गाज़ी या नफ़ ज़िक्रिया के बेटे अब्दुल्ला शाह गाज़ी
को इस दुनिया फ़ानी से हटाना और अपने मद मुकाबिल ना आना, वो मकसद तो यहाँ पर पूरा हुआ। अब अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बारे में अब मैं आपको कुछ बताता चलूँ। अब्दुल्ला शाह गाज़ी बेसिकली इनका अब्दुल्ला शाह गाज़ी जो है वो नाम मशहूर हुआ, ये अब्दुल्ला अश्तर के नाम से जो है वो मशहूर थे और ये अपने ज़माने में बहुत अच्छे तीरंदाज, ठीक है, तलवार इनको बहुत अच्छी चलाना आती थी। ये फ़िक़्ह में इनको और हदीसों में इनको और इबादत गुजारी, पाकीज़गी और आप कह लें मुत्तकी, तो ये अहले बैत के हर फ़र्द होता था, तो इनमें भी वो गुण पाए जाते थे और ये हसनी हुसैनी सैयद भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं कि इनके वालिद ने जो शादी की वो इमाम हुसैन की आल में से जो थी उनसे शादी हुई और फिर उसके बाद जो है ये इस दुनिया फ़ानी में पैदा हुए। 98 या 98 हिजरी में यहाँ पे पैदा हुए और उन्होंने वो सारे कमालात अपनी ज़िंदगी के हासिल किए अपने वालिद से, अपने दादा से, अपने जो है वो चचाओं से और उसके साथ साथ अपने दूसरे भाइयों में भी इन्होंने दिलचस्पी ली और अपने वालिद की तरह ये भी पाक दामन और मुत्तकी कहलाए और ये भी अपने दौर में एक रोब, एक दबदबा अपनी शख्सियत में रखते थे और अपने आप को इतने आजी और इनकिसारी में रखते थे कि उस ज़माने में इनका डंका बजता था इनके वालिद की तरह। जब अब्बासियों ने सख्ती करना शुरू की नफ्स ज़करिया के ख़ानदान पर और उनके यानी वालिद और उनके भाई और उन पर और उनकी आल पर, तो वो मजबूर हुए कि नफ्स ज़करिया रूपोशी की हालत में जहाँ जहाँ घूमते रहे वहाँ वो अपने ताल्लुकात भी बनाते रहे और फिर अब्दुल्ला शाह गाज़ी को भी उनके फ़ादर ने इस तरफ राग़िब किया कि तुम इस तरफ जाओ। जब वो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो हालात हुए जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किस तरह शहादत पाई ये आपने सुना। अब मौजूदा अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो क्वेश्चन के लिए आंसर ज़रूरी है, तो वो ये है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जब मदफूम हो गए और मुझे अभी कुछ शवाहिद तो नहीं मिले कि उनके साथ जो साथी थे वो यहीं रह गए या वो भी यहाँ से कूच करके किसी दूसरे इलाकों में चले गए या वापस मदीना चले गए या अपने अपने इलाकों में चले गए। यहाँ मैंने काफ़ी कुछ पूछा, काफ़ी लोगों से पूछा। अभी कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जब हम चश्मे की तरफ जाएंगे वहाँ हम देखेंगे, वहाँ तारीख़ देखेंगे कि वहाँ एक साहब का ज़िक्र है, मासूम के नाम से हैं वो। अब नीचे जाऊँगा तो मैं आपको सही डिटेल दूँगा। मेरे नज़दीक यहाँ पे जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार जो है वो रह गए और कुछ खादिमीन जो यहीं थे वो यहीं पे रह गए और वो वैसे ही अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अब दौर तब्दील होना शुरू है, अब्बासी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुए। अब्बासियों का दौर एक वक्त आया, फिर वो ख़त्म होने लगा। फिर बहुत सारे यहाँ पर जो है ज़ोरस्टोरियन भी इस तरफ पर आए, फिर मुग़ल्स भी इस तरफ आए और उसके अलावा उससे पहले लोदीज़ भी आए और जो है गज़नवी भी आया और बेशुमार जो है मुस्लिम जो हुक्मरान थे उन्होंने इस तरफ का रुख किया और यहाँ पर जो है ज़िंदगी जो रही वो मामूल की रही और यहाँ कोई ख़ास जो है वो तरक्की ना हुई, क्योंकि एक साहिली इलाका था और पुरानी जो पोर्ट थी वो ठट्टा पोर्ट उस वक्त एक्टिव थी और जो भी लंगर अंदाज होते थे या तो कच्छ साइड पे होते थे, मकरान यहाँ पे एक थी जगह जहाँ पे वो लंगर अंदाज होते थे जहाज़, यहाँ फिर करीब तरीन जो था वो ठट्टा था। ये जगह सिर्फ एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे रहते थे, उनका गुज़र बसर मछली पे था और वहाँ से आगे कहीं हैदराबाद या उस तरफ जो रास्ता निकलता था वहाँ से कुछ चीज़ें वो आ जाती थी और यहाँ से कुछ चीज़ें चली जाया करती थी।
आहिस्ता आहिस्ता 15वीं सदी के बाद यहाँ पे पोर्ट बनी और फिर यहाँ पे पुर्तगाल और फिर आप कह लेंगे इंग्लिस्तान यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इस तरह के लोग जो है वो यहाँ आना शुरू है। अमेरिकन्स भी यहाँ पर आए, ये सारे लोग बहरी जहाज़ों के थ्रू आए और यहाँ पे कलोड़ों ने, तालपुरों ने और बलोचों ने भी हुकूमत की। और मगर कराची की जो बस्ती थी यहाँ पे जो हाकिम ज़्यादातर रहे उस ज़माने में वो सारे हिंदू ही रहे और वही यहाँ का नज़्म व नस्क़ संभालते थे। उन्होंने फ़ौज तो कोई बनाई नहीं थी, जो भी आता था वो उन्हीं को कहते थे कि भाई हम क्या, आप हमें मार के क्या करोगे, हमारी कोई फ़ौज तो नहीं है, हम आपके, यानी कि जो जैसा दौर आया वो उन्हीं के दौर के हिसाब से चलने लगे। मगर वो अपने इस इलाके को जो है वो मेंटेन रखते थे और नॉर्मल सी बस्ती, सादा रहन सहन उसी में रखते थे। मगर यहाँ पे जब पोर्ट बनी और यहाँ पे अंग्रेज़ यानी इंग्लिस्तान वो यहाँ पे आने लगा तो यहाँ के बहुत से लोग तालपुर और कभी कलोड़ों, ये कभी उन्हें जगह देते थे, कभी नहीं देते थे, कभी देते थे। तो अंग्रेज़ ज़्यादातर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है वो सारा निज़ाम चलाते थे बाकी मुल्क का, और यहाँ सिर्फ देखते थे कि इनसे जो है वो लड़ना मुश्किल है तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। तो वो सिर्फ वेट एंड वॉच देखते थे, जिस पे कभी कलोड़ों या कभी जो है वो तालपुर डिस्परेट होते थे और इन्हें साइड पे कर देते, मुआहिदा ख़त्म कर देते थे। इस तरह जब ज़रूरत पड़ती थी, माशी ज़रूरत, तो ये सब कुछ सिलसिला चलता था। पोर्ट बनने के बाद कराची जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होने लगा। कराची से पहले मनोड़ा, वहाँ पे भी आपको एक मंदिर मिलेगा और वहाँ पे भी जो है वो बेसिक लाइट हाउस बनाया और फिर वहाँ पे शिप के लंगर अंदाज होना और वो सारी चीज़ें, उसके बाद अंदर कराची में आना, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बना, जो आज भी इसी तरीके से चला जाता है। एक किला वहाँ पे मौजूद है जो मेरे हिसाब से कलोड़ों से भी पहले अब्बासियों ने बनाया था उस ज़माने में जब वो इस एरिया में आए थे, क्योंकि मनोड़ा उन्हें करीब पड़ता था चलते हुए पानी में, यानी कि वहाँ से आ रहे हैं अगर सऊदीया साइड पे अरेबियन सी में तो आपको ये मनोड़ा ओपन सी में ज़रा तकरीबन पड़ेगा करीब, तो इसलिए उन्होंने वहीं बनाया। वहाँ से इस इलाके को वॉच करना आसान होता था। वक्त गया, अब ज़माना आता है, आप समझ लें कि 19वीं सेंचुरी यानी कि 19th सेंचुरी का ज़माना आता है, जब तक कराची बहुत काफ़ी हद तक बन चुका था और यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने इसको पूरा कंट्रोल लिया 1800 कुछ में, यहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी और यहाँ पर सारी चीज़ें बनी और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें बनी। अब होता ये है क्या, आगे देखते हैं। अब ये तो मैंने आपको कराची के बारे में बताया और यहाँ के हालात के बारे में बताया। उस वक्त तक अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार शहादत के बाद से मैं 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग तक का बताया मैंने आपको कि रूपोशी में चले गए और गायब हो गए दुनिया की नज़रों से, लोगों से ओझल हो गए। और यहाँ पे भी जो है वो समुंदर आहिस्ता आहिस्ता जो कश्ती में बैठ के आते थे वो भी सीन ख़त्म हो गया और एक खुशकी आ गई। आप इस क्लिफ्टन के एरिया में आएँ और देखें तो आपको जो है वो स्लोप में आगे मिलेगा और आगे जाके समंदर मिलेगा, उससे पहले ये पहाड़ मिलेगा आपको और फिर उस तरफ ढलान मिलेगी। तो ये एक ढाल थी और मौजूदा जो मज़ार है इसको इस हालत में लाने के लिए किसका ध्यान गया और किसने क्या क्या किया, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कुछ हुआ यूँ कि इस साइड पे बहुत सारे अहले बैत आए अपने वक्त के हिसाब से और अपने वक्तों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की। इसी सिलसिले में जब 12वीं सदी में लाल शहबाज कलंदर सरकार यहाँ पर आए और उस वक्त के मुसलमान, क्योंकि इस्लाम फैल चुका था, उस वक्त के मुसलमान जिस हालत में थे तो उन्होंने जो उनको करेक्ट किया और उनके लिए जो असूल कुछ बनाए और बहुत सारे यहाँ पे और भी अकीदे चल रहे थे उन्हें ख़त्म किया और जो है वो मुसलमानों को मुत्तहिद करने में उन्होंने जो अपनी कोशिशें की वो तारीख़ में बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो सिर्फ लाल शहबाज कलंदर को कलंदर मानते हैं। वो कलंदर जिसके पास पावर होती है, जिसके पास अकल दनाई की होती है पावर और मौज़ात कर सकते हैं, उन्हें आप कलंदर कहते हैं आम ज़बान में। कभी मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर जो असल जो तरीक़ा होता है
कलंदरियत को एक्सप्लेन करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िल वक्त हम अपने वापस आते हैं। तो अब लाल शहबाज कलंदर 7 वहाँ इर्द गिर्द में वो सिलसिला भी चल रहा था, क्योंकि बोदले बहार ने जो सिलसिला रखा वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ और भी लोग जमा होना शुरू हुए और बहुत से लोग वहाँ पर जो है वो इबादत रियाजत अपने आप को ढूंढने में, इसके इलाही के चक्कर में और इसके अहले बैत के चक्कर में या उनकी तलब में, उनकी तलाश में वो वहाँ पहुँचे। और आहिस्ता आहिस्ता आपको 7 में बहुत सारे मज़ार भी नज़र आएंगे और खानकाएँ भी नज़र आएंगी। इसी तरह वहाँ कुछ लोग ऐसे भी पहुँचे जो उन्होंने चाहा कि हम उस तरीके को लेके चले कलंदर के जो वो छोड़ के गए, जो बोदले बहार ने कायम रखा है, और उन्हीं को पकड़ के आगे हम चल सकते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ काफ़ियाँ वजूद में आईं, यानी कि ग्रुप्स। और वो ग्रुप्स क्या थे? वो लोग जो दुनिया छोड़ के या अपना आप तलाश करने के लिए या कुछ ज़िंदगी में करना चाहते थे ऐसा जो अहले बैत के लिए हो, या उस तलाश में होते थे कि जहाँ उन्हें वो सच मिले कि जहाँ पे वो अपने आप को पहचान सकें, तो वो ऐसी काफ़ियों को ज्वाइन करते थे। फिर वहाँ पे एक तरबियत का सिलसिला बनाया हुआ था, वो चलता था। तो उस ज़माने में जो थे वो दीदार शाह बहुत सरेआम लोगों की ज़बान पे मशहूर थे और वो अपने कौल फ़ेल और अपनी इबादत रियाजत और अपने रख रखाव और दूसरे मामलात में, कलंदरियत में बहुत आगे थे। तो उनके एक शागिर्द नादिर शाह थे। नादिर शाह इनके पास आने से पहले बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ़ हालतों में घूमे, अपने आप को तलाश किया, करने के चक्कर में मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए जब वो दीदार शाह के काफ़ी पे पहुँचे और यहाँ पे उनकी सोबत इख्तियार की तो वो पॉलिश होने लग गए। और जब दीदार शाह इस दुनिया फ़ानी से पर्दा हुए तो उन्होंने नादिर शाह को अपना जानशीन बनाया। और उसके बाद जब वो बने 1930 में जानशीन बने और दीदार शाह 1930 में दुनिया फ़ानी से गए, तो उसके बाद नादिर शाह को ख्वाब में आया या उन्हें कहीं से पता लगा या उन्हें अब्दुल्ला शाह गाज़ी ख्वाब में आए। ये भी हमारी रिसर्च जारी है कि उन्हें कैसे पता लगा। वो वहाँ से अपनी जो खिलाफत कर रहे थे काफ़ी की और काफ़ी संभाली थी, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी पानी का बंदोबस्त करते थे, क्योंकि पीछे दरिया सिंध बहता था, काफ़ी दूर था, खच्चरों पे रख के पानी लाया जाता था। फिर वहाँ के खाने पीने का इंतज़ाम, सफाई के इंतज़ाम, मलंगों की तरबियत, उन्हें सिखाना, फिर दरबार की हिफाजत, फिर और मुख्तलिफ़ मामलात थे। तो ये सारा कुछ वो काफ़ी करती थी। तो नादिर शाह ने अपने कुछ मलंग लिए और उन्होंने कराची का रुख किया। और जब यहाँ पर आए तो ज़ाहिर है यहाँ पे तलाश करना वो एक बड़ा काम था। फिर वहाँ तक रसाई, क्योंकि यहाँ समंदर तो रात में कभी पानी आ जाता था और दिन में चला जाता था। ये सीन उस ज़माने में काफ़ी था और आहिस्ता आहिस्ता समंदर तो पीछे हट गया था काफ़ी। तो मेरी वालदा भी कहती हैं कि उन्होंने भी सुना था कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार के दरबार पर जाना इतना आसान नहीं होता था, कश्तियाँ चलती थी। उस वक्त ये ऊंची जगह थी और यहाँ से जो है वो कश्ती आती थी, बीच में चलती थी मदार, और कराची ज़रा पीछे था। अब तो ये क्लिफ्टन और ये डिफेंस और ये सारा समंदर पे बना हुआ है, ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में जो है वो यहाँ पर आए ढूंढते हुए और फिर यहाँ पर उन्होंने क़याम किया। और पहली बार कहा जाता है कि यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक को जो है, जो पुरानी थी उसके ऊपर दूसरी बनाई गई और एक कमरा या हुजरा टाइप बनाया गया और उसके साथ ऊपर ही जो है वो चोटी पे एक खानका बनाई गई। और उन्होंने उसी पहाड़ को खोद के, यानी कि स्टेप जैसे सीढ़ियों के बनते हैं वो बनाए, और फिर यहाँ पे कुछ अरसा वो रहे। क्या बातें हुई, क्या नज़र नियाज हुई और क्या इल्म मिला, ये वो और अब्दुल्ला शाह गाज़ी ही सरकार जानते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ मलंग छोड़ दिए और फिर यहाँ पर वो दिन रात रहते थे,
सफाई का ख्याल रखते थे, और अगर कोई भूला भटका आ जाता था तो उसकी खातिर तवाज़ा करते थे पानी से जो भी मैसर होता था। और ये सब चीज़ जो थी वो नादिर शाह सेवन से बैठ के कंट्रोल करने लगे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा इनका दरबार जो है वो आपको एक पुरानी तस्वीर में भी मिलेगी जो 1948 में ली गई थी। अब वल्लाह आलम तस्वीर के ऊपर तो लिखा है 1948 जब पाकिस्तान बना। ये तस्वीर ज़ाहिर है मैं बात बता रहा हूँ आपको पाकिस्तान बनने से पहले की, तो वो तस्वीर कितनी पुरानी है और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो मौजूदा नज़र आती हैं वो नहीं थी, जिसमें एक मेन मंदिर अब वो ली इस जगह से गई है कि वो मंदिर में भी कि इनके पीछे बैक साइड पे उस ज़माने में जब ये सब चीज़ें होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो आए, और जब आए तो तामीर का सिलसिला रुका नहीं, वो तामीर का सिलसिला चलता रहा। और हर कुछ अरसे के बाद जैसे जैसे लोग आने लगे तामीर में चेंज आने लगा, और कच्ची सीढ़ियों से जो है वो पक्की सीढ़ियों की तरफ चलने लगे, छोटे से हुजरे से वो थोड़ा सा बड़ा करने लगे। जो मौजूदा हुजरा है, ये जो मौजूदा हुजरा है ये नई कंस्ट्रक्शन से पहले का है, और इसी पे ही उन्होंने वो कमरा बनाया, और इसी जगह पर ही वो जो एक कमरा या आप जिसको चिल्लागा कह लें, अभी तो चिल्लागा नहीं है, यानी कि उनकी कब्र मुबारक पे जो पहली इमारत बनी उसी इमारत की ये 4 दीवारी है जो आज भी वैसे ही है। बस हर दौर में जो है वो ईंटें चेंज होती रही और जगह तकरीबन वही रही। यही वजह से ये जो है वो एक तंग रास्ता बनता है। मगर अब जो नई कंस्ट्रक्शन है उसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर ये सारे मामलात बताता हूँ। अब जो नादिर शाह हैं वो 1962 में पाकिस्तान बनने के बाद जो है औकाफ एक महकमा बना, और वो महकमा जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ारात को अपने अंडर लेने लगा, और उसकी देखभाल गवर्नमेंट ने कहा कि हम करेंगे। और उसके तहत जो है वो 1962 में अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार का ये दरबार औकाफ में चला गया, और उसके बाद जो है ये औकाफ के लोग यहाँ कुछ आए, यहाँ डिप्यूट हुए, यहाँ पे वो देखभाल करने लगे। मगर नादिर शाह का सिलसिला आज भी जारी है और ज़माने में भी जारी रहा। इवन कि नादिर शाह 1974 में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनके बाद जो आए वो भी इस जगह को जो है वो देखते रहे। अभी भी हम नीचे आपको दिखाएंगे, आगे जब चश्मे की तरफ जाएंगे उससे पहले दिखाएंगे कि यहाँ आज भी नादिर शाह के मलंग रहते हैं। और उन मलंगों से क्या हुआ, जब मलंग यहाँ रहने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस मज़ार के गिर्द, ख़ास तौर पे सामने की साइड पर, बैक साइड पे तो समंदर पड़ता था, सामने की साइड पे मुख्तलिफ़ मलंग फ़कीर यहाँ लोग आके ठहरने लगे और वो यहीं रहने लगे और अपने आप को जो है वो खादिम या खिदमतगार जो है बनाने लगे। तो इस तरह आपके सामने वाली पट्टी, यानी कि ये बैक साइड है मेरे सामने, मेरी पुश्त पे आपको बहुत सारे मज़ारात मिलेंगे और ऐसी कब्रें भी मिलेंगी जो वक्त के साथ साथ जो है वो बनती गईं। और 1948 में आप खुद देखेंगे कि यहाँ आपको सिर्फ़ एक वो कमरा पहाड़ पे और कुछ भी नहीं था, मगर ये उसके बाद ये सारे आए और यहाँ पे बैठे। कोई यहाँ 30 साल रुका, कोई 40 साल रुका, कोई 50 साल रुका, और फिर वो यहीं मदफून भी हुआ। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको कब्रें मिलती हैं वो ज़्यादा पुरानी नहीं हैं। और अब तो ये आलम है कि बहुत से सोशल मीडिया से रिलेटेड हस्तियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे मदफून हैं और कुछ मजहबी जो हैं वो भी यहाँ मदफून हैं। तो ये सब चला, आगे बढ़ें। फिर हुआ कुछ यूँ कि जहाँ तक मुझे याद है 2014 आई थिंक या 11 में जो है वो बहरिया प्रोजेक्ट शुरू हुआ और मलिक रियाज की कंपनी यानी ये बहरिया टाउन ने इसको टेक ओवर किया, इसको लिया औकाफ से कि हम जो है यहाँ एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम यहाँ पे भी जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार का दरबार बनाएं। तो उस सिलसिले में यहाँ पे एक नए तरीके से जो है यहाँ की बुनियाद रखी गई। ये जो आप मेरे गिर्द पिलर देख रहे हैं ये अभी के बने हुए हैं और उसी पहाड़ पे ये कई फुट नीचे जो है ड्रिल करके जो है वो यहाँ पे ये पिलर बनाए गए और इसकी बाज़ार की मुख्तलिफ़ मंजिलें बनाई गई। अभी जो है मेरे ऊपर ये छत है
ये टॉप लेवल है। इसके बाद नीचे भी एक लेवल है, फिर जाएंगे नीचे तो और नीचे लेवल आएगा। तो इस तरह ये 3 लेवल पर बनी है। बेसिकली 2 लेवल हैं। उस 2 लेवल में इन्होंने जो पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, ये रास्ता तो ये वही रखा, यहाँ से सामने से इन्होंने बंद कर दिया और इसको यानी कि कोशादा किया, बड़ा किया, लोगों के बैठने के लिए, लेडीज़ के लिए अलग इंतज़ाम और मेल के लिए अलग इंतज़ाम, ये सब यहाँ पे बने। इसके अलावा इसके बाहर और भी चीज़ें, लिफ्ट भी लगी यहाँ पर, और पुराने स्टाइल में या काशीगरी के स्टाइल में यहाँ पे जो है वो नक्शकारी भी की गई, डिज़ाइनिंग भी की गई। और अब कुछ इसका काम बाकी है जो चल रहा है अभी भी गुंबद का। एक बात मैं भूल गया आपको, नादिर शाह ने जब गुंबद बनाया, पहले कमरा बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके जो गुंबद बनाया वो सफ़ेद और हरे धारियाँ बनाई उसने, यानी कि एक पट्टी लाल थी, एक पट्टी जो है वो सफ़ेद थी तो एक हरी थी। इस तरह करते करते जो है वो गुंबद उनका बना, जो इस मौजूदा कंस्ट्रक्शन से पहले तक वो गुंबद का जो कलर है वो वैसे ही रहा। और इसमें और बहुत से मुखियर हजरात आए जो वक्त के साथ साथ जो है इस मज़ार को तोसी देते गए और यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते गए। और आज जो है मौजूदा स्ट्रक्चर जो है ये लगता है कि किसी वाकई एक इमामज़ादे का दर है, और एक ऐसे इमामज़ादे का जो बहुत करीबी नस्ल यानी कि चौथी नस्ल है इमाम हसन की। तो हमारे लिए ये एक मुशर्रफ की बात है कि यहाँ पर इतनी बुर्ज़ीदा, इतनी काबिल, इतनी पाको दामन और मासूम हस्ती जो है मौजूद है। और उसके बाद हुआ क्या कि जब ये मज़ार कंप्लीट हुआ, दोबारा औकाफ़ के हाथ में चला गया और अब दोबारा से औकाफ़ और नादिर शाह के मलंग यहाँ ड्यूटी देते हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। यहाँ लोगों को गाइड करना, यहाँ लोगों के लिए लंगर यहाँ पे बांटना, इंतज़ाम करना, यहाँ की सफाई का ख्याल, यहाँ की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा मौजूदा दौर में जो है, जो कुछ सालों पहले यानी कि नादिर शाह के होते हुए यहाँ एक कवाली का रूम भी बना दिया गया था, किचन भी बना दिया गया था। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ लोग आए, वो भी यहाँ पे मौजूद है और वो भी वर्किंग हालत में है। और यहाँ पे कुछ प्राइवेट किचन भी हैं जो लोग यहाँ पे आके मन्नतें मुरादें मांगते हैं, यहाँ चाहते हैं कि यहाँ गरीबों को खाना खिलाएं इस बुज़ुर्ग के साए तले और इनकी निस्बत से। तो वो यहाँ पे वो देगें भी ख़रीदते हैं, कुछ लोग घरों से भी बना कर लाते हैं और यहाँ पे बांटते हैं।